Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. So student, आज की न्यूज देख लेते हैं फटाफट से जो हमारे काम की है। तो सबसे पहली न्यूज जो आपके न्यूज़पेपर में आपको दिखेगी वो ये है कि अगर हम पिछले 6 क्वार्टर्स से मतलब कि पिछले अगर मैं करीब 1.5 साल के अंदर में देखता हूं तो इस बार का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अब तक का हाईएस्ट है। तो जो Q2 है फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर में उसमें इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट है। तो अगेन आपके एग्जाम के पर्पज से देखें, हम उसके एस्पेक्ट से देखें। सो इट इज ऑब्जर्व कि आपसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जीडीपी के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे जीडीपी क्या होता है, ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बेसिकली जीडीपी क्या शो करता है? जीडीपी ये शो करता है कि किसी कंट्री के अंदर में टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए, किसी कंट्री के अंदर में कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करे गए। और जब मैं कंट्री बोल रहा हूं इसका मतलब होता है उसकी टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉट बाय इट्स सिटीजन्स बट इंडिया की टेरिटरी के अंदर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना है, उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो ही कंट्री की जीडीपी शो करती है। विच मींस कि कंट्री के अंदर में कितना ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमें जीडीपी के अकॉर्डिंगली पता पड़ जाता है। और इस बार हमें क्या पता पड़ा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसके जो Q2 है उसके अंदर में जीडीपी हाईएस्ट है। अब ये Q2 क्या होता है? तो देखिए जीडीपी का कैलकुलेशन एनुअल या बाइनली होता है, क्वार्टरली होता है, यानी हर 3 महीने के बाद आपको जीडीपी का डेटा मिलता है। तो जैन फेब मार्च का मिलेगा, अप्रैल मई जून का मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर का मिलेगा। तो यहाँ पे जो जुलाई से सितंबर का पर्टिकुलर मंथ है, जो Q2 है, उसका हमारे पास में डेटा आ चुका है। और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% है, जो पिछले 6 क्वार्टर्स का हाईएस्ट है। जो बेसिकली शोकेस कर रहा है कि इंडिया जो है वो एक ग्रोथ के प्रोजेक्शन की तरफ है, मतलब ग्रोथ के पर्टिकुलर रास्ते की तरफ है। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यहां बता भी रखा है कि जीडीपी क्या इंडिकेट करता है, ये हमारी इकोनॉमिक हेल्थ, पॉलिसी एफिशिएंसी एंड ग्रोथ ट्रेंड को यहां पे करता है, ठीक है। अब यहां पे ये जो जीडीपी कैलकुलेशंस होती हैं इनको कैलकुलेट कौन करता है? तो हमारे एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI, जो बेसिकली आपके इस पर्टिकुलर डेटा को प्रोवाइड करता है। MOSPI के अगर अंडर में हम देखें एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ओके, जिसको बोलते हैं हम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ये MOSPI के अंदर में एक पर्टिकुलर ऑफिस है या डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है जीडीपी का डेटा हमें बताने के लिए, ठीक है। और हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो हम यहां पे यूज करते हैं जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम एक तरीके से इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिड, टोटल जो वैल्यू एडिशन करा है 1 साल के अंदर में, उसमें मैं टैक्सेस को ऐड करता हूं और सब्सिडीज को रिमूव कर देता हूं। अब टैक्सेस को ऐड करने से एक फायदा या नुकसान ऐसे कैसे, जैसा आप देखना चाहे वैसे मान सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज करती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्रीज करती है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के इंक्रीमेंट से जो पर्टिकुलर प्राइस इंक्रीज हुई है वो भी मेरे जीडीपी में विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे समझने की बात क्या है, अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी रेट्स बढ़ाएगी तो मेरा जो जीडीपी का वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम अगर इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी को कम करती है तो मेरा जीडीपी का वैल्यू भी कम शो होगा, ओके। तो यहां पे ये डेटा है हमारे पास में कि अभी आपका जो जीडीपी है वो 6 क्वार्टर के हाईएस्ट ग्रोथ रेट के ऊपर पे है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब यहां पे हम 2 टाइप की जीडीपीस के अंदर में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और जो अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है इस चीज को कि भाई ये जो पर्टिकुलर जीडीपी का कैलकुलेशन है ये मेथोडोलिकली गलत है, ये कि इसमें जो मेथड यूज कर रहे हो वो गलत चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो जीडीपी को हम 2 टाइप से समझते हैं, ठीक है। जीडीपी 2 टाइप से होती है। एक होती है नॉमिनल जीडीपी जो होती है करंट प्राइस के ऊपर पे। जैसे कि अगर मैं एक इस पेन का, इस पर्टिकुलर मार्कर का एग्जांपल ले लेता हूं तो जीडीपी मार्केट प्राइस जो होगी वो अगर सिर्फ पेन बनाए जाते हैं तो जितने भी पेन बनाए जाते हैं उनको ऐड कर दूंगा। लेट्स से अगर इसकी वैल्यू आज के टाइम में 110 है तो ये जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी दिखाएगा मार्केट प्राइस। और लेट्स से अगर 10 पेन बनते हैं तो यानी कि 1100 मेरा पर्टिकुलर जीडीपी हो जाएगा एट मार्केट प्राइस। दूसरा क्या है? रियल जीडीपी। मान लेते हैं कि ये पेन आज नहीं बनने स्टार्ट हुए थे, आज से 10 साल पहले बनने स्टार्ट हुए थे। तो अगर मैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो रियल जीडीपी होती है मेरे आपके बेस प्राइसेस के ऊपर पे, ओके। बेस प्राइसेस के ऊपर पे जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ओरिजिनली इसकी पर्टिकुलर प्राइस 100 रुपीज थी,
और तब भी 10 पेन बनते थे, तो यानी कि इसका पर्टिकुलर जीडीपी क्या हो जाएगा उस टाइम में 1000 रुपए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन जो है वो तो सेम है, जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन हुआ है, जस्ट बिकॉज प्राइस इंक्रीज हुआ है, उसी की वजह से मेरी जीडीपी जो है वो 100 रुपीज से इंक्रीज हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि अगर जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा हूं, जीडीपी को कंपेयर कर रहा हूं डिफरेंट कंट्रीज से, तो हमें रियल जीडीपी को यूज करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन होता है वो ऐड नहीं होता है। तो अगर मुझे जीडीपी एट योर बेस प्राइस, अगर मैं यहां पे रियल जीडीपी कैलकुलेट करना चाहूंगा इस पेन की इस पर्टिकुलर साल में, ना कि जो बेस ईयर में प्राइस थी, तो मैं कॉस्ट को वो रखूंगा जो बेस ईयर में कॉस्ट, यानी 110 नहीं, यानी कि 100। और लेट से अगर 10 ही पेन बने, यानी कि मेरे जीडीपी के अंदर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। बट ऐसा होता नहीं है, यूजुअली हमारा प्रोडक्शन या कुछ इंक्रीज होता है। तो आज के टाइम में क्या हो गई 1500, ठीक है, यानी 500 रुपीज का मेरा यहां पे आपका इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से क्या है, नॉमिनल और रियल जीडीपी कैलकुलेट करा जाता है। ओके, अब यहां पे एक पर्टिकुलर इंडिकेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर ये शोकेस करता है कि इन्फ्लेशन का जो रियल जीडीपी उसमें क्या रोल है। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करा जाता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तो जो करंट जीडीपी है और जो रियल जीडीपी है, इसका मैं रेशियो निकाल के इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, तो मुझे एक पर्टिकुलर इंडिकेटर निकलता है जिसको मैं कहता हूं जीडीपी डिफ्लेटर। और ये बताता है कि जो रियल जीडीपी है और जो नॉमिनल जीडीपी है उसके अंदर में इन्फ्लेशन का कितना रोल है। और जब यहां पे अपोजिशन पार्टीज आर्ग्यू कर रही हैं कि जब यहां पे हम नॉमिनल को रियल से डिवाइड करके इनटू 100 करके जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लो आता है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा लो आता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इस इक्वेशन के अंदर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना लो जीडीपी डिफ्लेटर होगा उतना ही हाई मेरे को रियल जीडीपी दिखेगा। और अपोजिशन पार्टीज ये कह रहे हैं कि यहां पे जो मेथोडोलॉजी यूज करी जा रही है रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने की, वो फ्लॉड है, जो जीडीपी डिफ्लेटर से आपका विजिबल है। और ये शो करता है कि जितना एक्चुअल में ग्रोथ दिखाया जा रहा है उतना ग्रोथ नहीं है। या फिर इसका दूसरा मतलब क्या है कि अगर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशियो यानी जीडीपी डिफ्लेटर अगर इतना कम है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नेग्लिजिबल है। एज पर दिस जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली, तो जीडीपी डिफ्लेटर के अकॉर्डिंग तो हमारी इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है, सिर्फ 0.5% है, विच वी नो इज नॉट ट्रू। कैसे कि अगर हम देखें कि हमारा बेस ईयर 22, 23 मैं रखता हूं या 20, 11, 12 रखता हूं और जीडीपी डिफ्लेटर मेरा 0.5 है, तो तब से लेके अब तक प्राइसेस में सिर्फ 0.5 इंक्रीमेंट हुआ है, जो हमें पता है कि वो सच नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो भी इसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को यहां पे शोकेस कर रही हैं कि इतना लो इन्फ्लेशन तो नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं सर्वेइंग के अंदर में, मेथोडोलॉजी के अंदर में कुछ गड़बड़ है। ओके, तो ये है कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, जो बेसिकली हमें प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रम्प सेज ही विल स्टॉप ऑल माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है और इसका कंटेक्स्ट ये है कि अभी आपके वॉशिंगटन डीसी के अंदर में जो वहां के नेशनल गार्ड्स होते हैं उनके ऊपर पे एक अफगानिस्तानी नेशनल ने, इमिग्रेंट ने उन पे अटैक किया है। तो ही सेइंग कि मैं जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनसे बेसिकली इमिग्रेशन को, माइग्रेशन को वहां से टोटली ही फ्लो को स्टॉप कर दूंगा। अब यहाँ पे जो ये टर्म यूज करा है थर्ड वर्ल्ड, तो मेरे लिए ये इंटरेस्ट का वर्ड है। तो ये इस साल भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नया करंट के अंदर में है, ये एक बहुत जनरल टर्म होता है। तो यहां पे कई बार आप ये टर्म सुनोगे, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। अब ये एक बहुत आउटडेटेड और इसको पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी माना जाता है, बिकॉज इसका जो पर्टिकुलर यूसेज है वो इनिशियली यूज किया जाता था आफ्टर वर्ल्ड वॉर II टू बेसिकली शोकेस द डिवीजन बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज। जैसे कि कुछ कंट्री जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, यूएस के सपोर्ट के साथ थी, वो सो अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहने लग गई। और उन्होंने क्या कहा कि जो यूएसएसआर वाला ग्रुप है, जो कम्युनिस्ट ग्रुप है, सोशलिस्ट ग्रुप है, वो सेकेंड वर्ल्ड है। तो यहां पे थर्ड वर्ल्ड क्या आया, तो थर्ड वर्ल्ड उन कंट्री को ओरिजिनली कहा जा रहा था जो बेसिकली ना तो यूएस के साथ अलाइंड है ना ही यूएसएसआर के अलाइंड है, मतलब कि वो नॉन अलाइंड है। तो आप समझ सकते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली किस में आ जाएंगी, थर्ड वर्ल्ड के अंदर में जाएंगी।
बट विद टाइम यहाँ पे क्या हुआ है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको आज के टाइम में या उस टाइम से कोरिलेट करना स्टार्ट कर दिया गया कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत वीक होती है। देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत रेट बहुत हाई होती है और वहां पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी मिसिंग है और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप जो है वो बहुत इजीली होल्ड कर पाती है। तो वो सारे कंट्री किसमें चले गए? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ गए। तो आज के टाइम में ये जो पर्टिकुलर वर्ड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ना, इसको पॉलिटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, डेरोगेटरी माना जाता है, बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप बिंग डोनाल्ड ट्रंप वो इस टाइप के टर्म्स यूज करते रहते हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड क्या हो गया? जो यूएस लेड कैपिटलिस्ट कंट्रीज हो गई, जिसके अंदर में मार्केट इकोनॉमिक्स बेस्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यहां पे देखने को मिलेंगी और हाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। एग्जांपल्स आपके सामने, ये सब कंट्रीज किसके एग्जांपल हो गए? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के, और यूजुअली द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे साइड में आपके सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, उनको क्या रेफर करा गया? तो उनको बोला गया सोवियत लेड के कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट ब्लॉक ऑफ द कोल्ड वॉर। इसमें कौन कौन सी कंट्री आपको दिख रही है? जैसे यूएसएसआर है, ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटीज हैं, कम्युनिस्ट नेशंस हैं, चाइना है, क्यूबा है, वियतनाम है, ये सब किस में आ रहे हैं? सेकंड वर्ल्ड में आ रहे हैं, बिकॉज दे वर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होगी, वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम और सेंट्रल प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंडिया भी जो है वो कहीं ना कहीं अगर यूएसएसआर के साइड में टोटली आ जाता तो वो भी एक सेकंड वर्ल्ड कंट्री होता, बट बिकॉज उस टाइम में हमने डिसाइड करा कि वी वुड वांट टू बी अ नॉन अलाइंड कंट्री, सो वी वर कॉल्ड एज द थर्ड वर्ल्ड बिकॉज वी वर नॉट अलाइंड विद एनी ऑफ द ब्लॉक्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II और आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ओके, तो सारी नाम कंट्रीज हो गई, इंडिया, ईरान, नाइजीरिया, साउथ एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो एक्चुअल में नाम का पार्ट बनी, उन सबको कहा। बट आज के टाइम में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो डिनोट करती हैं क्या? पुअर कंट्रीज को, कंट्रीज फेसिंग इंस्टेबिलिटी को। तो अगर कहीं पे पॉवर्टी ज्यादा है या इंस्टेबल गवर्नमेंट वहां पे रहती है तो उनको हम क्या कह देंगे? थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह देंगे। बट बिकॉज ये पॉलिटिकल इनकरेक्ट है तो आज के टाइम में हम इन कंट्रीज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो सबसे ज्यादा जो प्रमोटेड वर्ड है, जो इंडिया भी यूटिलाइज करता है, यूज करता है, वो है ग्लोबल साउथ। ओके, ग्लोबल साउथ के बाद ये है डेवलपिंग कंट्रीज का वर्ड एंड नेक्स्ट इज योर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है आपका, ये वो टर्म हो जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल साउथ एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज अनदर पर्टिकुलर प्रेफर्ड टर्म यहाँ पे। ओके, तो ये है आपका पर्टिकुलर फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। तो ये तो भाई आप इस साल के हो चाहे अगले साल को इनको नोट कर लेना बिकॉज ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया रशिया डिफेंस मिनिस्टर्स टू मीट S-500 एक्विजिशन ऑन एजेंडा। तो आज की न्यूज़पेपर में आया कि आपके जो व्लादिमीर पुतिन है वो 2 दिन के इंडिया टूर के ऊपर पे आ रहे हैं। तो जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट आता है तो उससे पहले जो आपके बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं जो एक्चुअल में रियल एग्रीमेंट्स को साइन करने वाले हैं उनको फाइनलाइज करते हैं, सो दैट कि जब एक पर्टिकुलर आपके हेड ऑफ स्टेट्स आए तो उसको वो फाइनली ओपनली पब्लिक के अंदर में डिक्लेयर कर दे। तो यहाँ पे इंडिया मन बना रहा है लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ S-400 इन ऑपरेशन सिंदूर की जो उसका एडवांस वर्जन है S-500 उसको एक्वायर करने की सोच रहा है। ओके, तो इफ यू रिमेंबर S-400 हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छे से कवर करा है। फुल है इसका S-400 ट्रायम्फ पर्टिकुलर आपका डिफेंस सिस्टम जो आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। किसी भी तरह की मिसाइल्स हो, यूएवीज हो, ड्रोन्स हो, उन सबको काउंटर करने के लिए वी यूटिलाइज दिस S-400 और इसको इंडिया के अंदर में क्या नाम दिया गया है? सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक सुदर्शन चक्र मिशन और बताऊंगा, बट यहां भी ये क्या है? S-400 का नाम है सुदर्शन चक्र। ठीक है, और अब हम किस चीज के बारे में यहाँ पे एक्विजिशन की बात चल रही है कि इसका जो एक और नया नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, एडवांस वर्जन आ रहा है S-500, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे हमें बेस्ट बेनिफिट क्या होगा कि S-400 एज अ नेम सजेस्ट 400 की रेंज है, इसमें किलोमीटर का रेंज है, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर रेंज होगा S-500 में बैलिस्टिक मिसाइल्स को अप टू 600 किलोमीटर से बियॉन्ड तक ये इंटरसेप्ट कर पाएगा और जो एयरबोर्न टारगेट्स होंगे उनको अप टू 400 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है। ओके, इसके अलावा ये जो S-400 है, S-500 है, इनके एक्विजिशंस हैं और भी जो हम एक्विजिशंस कर रहे हैं फॉर क्रिएटिंग आवर वेरी ओन डिफेंस शील्ड, वो सब पार्ट किसका है? वो सब पार्ट है सुदर्शन चक्र मिशन का। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर मिशन है। जैसे इजराइल का आयरन डोम है, यूएस गोल्डन डोम बना रहा है, हम हमारा सुदर्शन चक्र मिशन बना रहे हैं जो एक 10 ईयर का इनिशिएटिव है और हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट प्रोटेक्शन हो सके, कंप्लीट हम एक डिफेंस शील्ड आर्किटेक्चर क्रिएट कर सके जिसके अंदर में वी वुड लाइक टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल एसेट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो S-400 500 है ये कहाँ हेल्प
करेंगे टू बेसिकली फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर सुदर्शन चक्र मिशन। नेक्स्ट पे आते हैं हाई कोर्ट कॉशियस लोकपाल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिफेंस सेक्रेटरी। तो डिफेंस सेक्रेटरी के पर्टिकुलर टेन्योर में कुछ पर्टिकुलर ऐसे कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए थे जिनको क्वेश्चन किया गया था, तो उसके अगेंस्ट में लोकपाल ने जो डिफेंस सेक्रेटरी उनके अगेंस्ट में केस फाइल करा। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करा और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन प्रोसीडिंग्स को क्वॉश कर दिया। एंड द रीजन इज कि जो पर्टिकुलर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसमें हो सकता है कि कोई शॉर्टकमिंग्स हो, बट ये अदरवाइज लोकपाल के अंडर नहीं आएगा बिकॉज यहां पे कोई करप्शन नहीं हुआ है। तो अनलेस एंड अनटिल देयर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शंस, जब तक आप करप्शन ब्राइबरी के चार्जेस नहीं दिखाते हो, प्राइमा फेसाई प्रूव नहीं करते हो, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में लोकपाल या लोकायुक्त के अंडर में केस फाइल नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये कंटेक्स्ट है। अब मैं आपको इसका पर्टिकुलर लोकपाल बता देता हूं थोड़ा, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि यहां पे ऐसे क्यों डिसाइड किया गया। ओके, तो लोकपाल जो है वो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 के अंदर में क्रिएट करा गया है। करंटली ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एज द नेम सजेस्ट लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट है जो आपका 2013 का, ये इसी एक्ट में लोकपाल और लोकायुक्त क्रिएट करे गए हैं, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। इसका पर्टिकुलर एम क्या है, तो इसका एम है टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। तो यहां पे ये इंक्वायर करना चाहता है इनटू करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। ओके, तो ये इसका मेन गोल हो जाएगा। तो फिर हम देख लेते हैं कि लोकपाल का कंपोजिशन क्या होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो करंटली इसमें एक चेयरपर्सन होता है और अप टू 8 मेंबर्स होते हैं। 50% मेंबर्स मस्ट बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन। ठीक है, तो 50% जो लोग हैं, जो 8 मेंबर्स हैं, उसमें से 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन को यहां पे रिप्रेजेंट करने चाहिए। ओके, और इसमें 4 जो 8 होंगे, उसमें से चेयरपर्सन तो ऑब्वियसली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है। उसमें जो 8 मेंबर्स होंगे उसमें 4 जुडिशियल मेंबर्स और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। तो लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमिटी है, बहुत ही ब्रॉड कमिटी है। प्राइम मिनिस्टर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, लीडर ऑफ पोजिशन इन लोकसभा होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो पर्टिकुलर 5 लोग हैं, ये मिलके एक लोकपाल का नाम रिकमेंड करेंगे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड उसके बाद में लोकपाल अपॉइंट किया जाएगा। ओके, और अब आपको 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। फर्स्ट, चेयरपर्सन कौन है लोकपाल का, कौन था, और करंट चेयरपर्सन का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, जुरिडिक्शन क्या होता है, जो लोकपाल होता है वो किस किस को यहां पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, करप्शन का केस होगा, ब्राइबरी का केस होगा, तो जो लोकपाल होता है वो प्रेजेंट और फॉर्मर, नॉट जस्ट द करंट प्राइम मिनिस्टर बट प्रेजेंट एज वेल एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, एमपीज, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ABCD ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, एनजीओस रिसीविंग गवर्नमेंट फंड्स। तो कोई एनजीओ अगर गवर्नमेंट फंड्स यहां पे रिसीव करता है तो इवन वो भी लोकपाल के जुरिडिक्शन में आ जाएगा। बट की रूल क्या है, जो मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, वो ये है कि उसके अंदर में कोई कंप्लेन होनी चाहिए करप्शन की अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस नहीं बन रहा है, इनडायरेक्टली ऐसे समझिए, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस नहीं बन रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि लोकपाल उस पर्टिकुलर केस को यहां पे हियर नहीं कर पाएगा, बिकॉज देन इट वुड मीन कि उसके पास में जुरिडिक्शन नहीं है। और जो लोकपाल है इसको बहुत ज्यादा पावर दी हुई है, ये क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की तरह फंक्शन करता है। इसके पास में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की पावर भी होती है, ये इसके पास में इन्वेस्टिगेशन का खुद का स्टाफ भी होता है, और ये CBI से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, एसेट्स को सीज करा सकता है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए रिकमेंडेशन भी भेज सकता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके पास में प्रोसिक्यूट करने की पावर्स भी होती हैं, तो सिर्फ इंक्वायरी या रिकमेंडेशन नहीं करता, ये खुद से प्रोसिक्यूशन भी इनिशिएट कर सकता है, मतलब एक प्रॉपर ट्रायल कर सकता है किसी पर्सन का जिसके अगेंस्ट में करप्शन के चार्जेस हैं, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है। तो ये पावर्स हो गई, ये जुरिडिक्शन हो गया, और हमने कंपोजिशन तीनों कवर कर लिए लोकपाल के, जो यूजुअली आपके क्वेश्चंस आते हैं। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए करे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट चेयरपर्सन पता करिए कौन था और करंट चेयरपर्सन कौन है लोकपाल का, और वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सागर बंधु टू प्रोवाइड रिलीफ सप्लाईज टू श्रीलंका। तो यहां पे इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लॉन्च करा है और इस ऑपरेशन के अंदर में हम श्रीलंका को रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज श्रीलंका इज रिसेंटली बीन स्टक बाय अ साइक्लोन, अ वेरी सीवियर साइक्लोन जिसका नाम है साइक्लोन दितवा। तो इंडिया का ये पर्टिकुलर पास्ट रहा है कि हम हमेशा जो हमारे नेबरहुड है एंड नॉट जस्ट आवर नेबरहुड, जो भी कंट्रीज को अगर कोई भी बड़ी डिफिकल्टी फेस होती है, स्पेसिफिकली कोई नेचुरल डिजास्टर से वहां पे कोई ट्रेजेडी होती है, तो इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो वहां जाके हेल्प प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से साइक्लोन दितवा जो श्रीलंका में आया है उसके लिए इंडिया ने असिस्टेंस के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु को यहां पे लॉन्च करा है। तो ऑपरेशन सागर बंधु क्या है, श्रीलंका ने लॉन्च करा, श्रीलंका में जो साइक्लोन दितवा है वहां पे उसमें बेसिकली सपोर्ट देने के लिए ये पर्टिकुलर चीज लॉन्च करा है। ठीक है, तो अब यहां पे हम आ जाते हैं, जैसे कि है एक ऑपरेशन सागर सीरीज। तो जैसे कि जितने भी, तो जैसे सागर बंधु है, अलग अलग सागर के आगे कुछ नाम लगा के इंडियन ओशन में जो हम यूजुअली रिलीफ सपोर्ट करते हैं वो सब सागर, ऑपरेशन सागर और उसके आगे उस सीरीज में स्टार्ट होते हैं। तो ये सिंस 2020 हम इस तरह से कर रहे हैं। श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, कोमोरोस, सीएचएल, तो आप देख सकते हैं सारे कौन सी कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं जहां हम रिलीफ वर्क करते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑपरेशंस दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी जो बहुत फेमस रहा है आपका, जब सूडान के अंदर में आपका सिविल वॉर एकदम पीक पे पहुंचा था तो वहां से इंडियंस को वहां से निकालने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी 23 में करा था। सिमिलरली जब तुर्की और सीरिया के अंदर में अर्थक्वेक आया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त के थ्रू वहां पे रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड किया था। यही नहीं, ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया तब हमने ऑपरेशन देवी शक्ति के अंदर में इंडियंस को इवैक्यूएट करा था। और 22 में ऑपरेशन गंगा के अंदर में हमने यूक्रेन से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करा था जब रशिया यूक्रेन वॉर जो था वो इनिशिएट हुआ था। तो बहुत सारे आपके सामने ऑपरेशंस हैं, अगेन इस साल के लिए, अगले साल के लिए, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, और ये जो पर्टिकुलर हम ऑपरेशंस करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारा यहां से रेफरेंस जो होता है, हम ये बेसिकली कौन से विजन को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। तो इंडिया ने एक हमारा विजन क्रिएट करा है, इंडिया गवर्नमेंट ने एक विजन हमारे लिए शोकेस करा है जिसका नाम है सागर। ओके, तो जो विजन सागर है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने के लिए हम ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स करते हैं। सिमिलरली एक इसका ब्रॉडर वर्जन भी है जिसका नाम है महासागर। अब देखिए यहाँ पे सागर और महासागर आपको बोल्ड में दिख रहा है, आपको कैपिटल लेटर्स में दिख रहा है, बिकॉज ये सागर और महासागर जो है इनका एक फुल फॉर्म भी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सागर का फुल फॉर्म क्या है और महासागर का फुल फॉर्म क्या है, इस महासागर का फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना और उसको फिर आप लिख सकते हैं। तो सागर हमने 2015 में लॉन्च करा था, इसको और अपग्रेड करके हमने महासागर विजन 24 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये आपका सागर और महासागर विजन है जो अभी आपके इन पर्टिकुलर ऑपरेशंस को हम इन्हीं पर्टिकुलर सागर्स को, डॉक्ट्रिन्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रिवीजन से पहले आईएमएफ ने सी ग्रेड रिटर्न कराए इंडिया के जीडीपी डेटा सीरीज को लेके। ओके, तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स है, तो देखिए दोनों में न्यूज आई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत जल्दी अपना जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, इंक्लूडिंग बेस ईयर को यहां पे चेंज करने के लिए यहां पे वो बेसिकली उसको रिवाइज करने वाला है। तो यहां पे आईएमएफ जो ABCD करके आपको डिफरेंट ग्रेड्स देता है जीडीपी डेटा को, कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका जीडीपी डेटा जो है वो जीडीपी डेटा किस लेवल का है, कितने अच्छे से उसको कैलकुलेट करा गया है, क्या यहां पे कोई टेम्परिंग या कुछ पर्टिकुलर फजिंग ऑफ डेटा तो नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट ग्रेड्स देता है। तो हाईएस्ट ग्रेड ऑब्वियसली ए होती है, फिर बी है, फिर सी और फिर डी है। तो इंडिया की ग्रेड्स कोई बहुत अच्छी नहीं है, हमारा जो मेथोलॉजी है, सर्वे का तरीका है, उसके अकॉर्डिंगली आईएमएफ ने अपने को हमें सी रेट करा है। ओके, तो यहां पे हमारा जो पर्टिकुलर आईएमएफ का एनुअल स्टाफ रिपोर्ट है वो रिलीज हो चुका है। तो यहां पे दो रेटिंग्स हैं, एक तो है भाई जो आपको ओवरऑल रेटिंग मिला है वो बी ग्रेड मिला है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो अगर हम टोटल स्टैट्स की बात करते हैं तो बी ग्रेड मिला है, और अगर मैं जीडीपी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे सी ग्रेड मिला है।
ठीक है, तो यहां बी ग्रेड हो गया, यहां सी ग्रेड हो गया, तो ग्रेड्स मिलती हैं आपको ए बी सी डी, स्केल क्या है ए बी सी डी पे मिलता है। तो आईएमएफ ने रिट्रेट करा है मेथोलॉजिकल वीकनेस को, दैट हैम्पर सर्विलेंस, मतलब कि जो मेथोलॉजिकल तरीका है उसको आप बेसिकली क्रॉस चेक नहीं कर पाते हो, और इस बेसिस पे यहां पे क्या कहा है आईएमएफ ने कि भाई आपको बेटर करने की जरूरत है। तो जीडीपी का जो स्पेसिफिक डेटा वो तो सी ग्रेडेड है, और जो टोटल ऑफिशियल हमारा ओवरऑल ग्रेड है हमारे स्टैट्स को लेके उसमें बी ग्रेड मिला है। तो ये मोर और लेस एक वन लाइनर है नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई है। कंट्री हैज बिकम अनदर कंट्री, सॉरी कंट्री नहीं, इटली हैज बिकम अनदर कंट्री जिसने एक और पर्टिकुलर क्राइम को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करा है, जिसको हम बोलते हैं फेमिसाइड। ओके, और फेमिसाइड क्या होता है? फेमिसाइड बेसिकली जो जेंडर बेस्ड क्राइम्स होते हैं, जेंडर की वजह से जो क्राइम होते हैं जगह जगह पे, जैसे कि विमेन को मार देना बिकॉज वो एक जेंडर से बिलोंग करती है, एंड लेट्स से यूजुअली द मैन इज द परपेट्रेटर, और बिकॉज उसको कोई इश्यू है कि वो ज्यादा पर्टिकुलर पावर शोकेस कर रही है, अथॉरिटी दिखा रही है, या फिर वो उसकी बात नहीं मान रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से वो उसको मार देता है। ठीक है, तो यहां पे इटली हैज आल्सो पास्ड अ न्यू लॉ जिसमें वो अब फेमिसाइड को एक अलग क्राइम यहां पे कंसीडर करेगा, और इसमें पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट की। ओके, तो यहां पे फेमिसाइड क्या है? इंटेंशनल किलिंग ऑफ वुमेन और गर्ल्स मोटिवेटेड बाय जेंडर बेस्ड रीजंस या नॉर्म्स। तो डिफरेंट, यूजुअली सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड आपकी जो ज्यादातर सोसाइटीज हैं वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं, एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी का मेन जो क्रक्स है वो यही है कि जो विमेन है वो बेसिकली आपके मेन से इंफीरियर हैं, और मेन आर सपोज टू कंट्रोल दोस पर्टिकुलर विमेन। ओके, तो यहां पे अगर वो जेंडर नॉर्म्स को यहां पे वायलेट करती हैं, तो उस वजह से अगर कोई उनको इंटेंशनली मारता है बिकॉज दे आर विमेन या गर्ल्स, तो उसको फेमिसाइड का क्राइम बताया गया है। और जो पर्टिकुलर आपका डेटा है वो बहुत शॉकिंग है, और आई वुड से कि ये अंडर रिपोर्टेड, या बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो वैसे फेमिसाइड होते होंगे बट मोस्ट प्रोबेबली वो किसी और पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल होते होंगे। बट अगर यूएन वुमेन का डेटा देखें तो करीब करीब हम एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि 50,000 वुमेन की जो डेथ हुई है उसके अंदर में गर्ल्स की डेथ हुई है, दे हैव बीन किल्ड बाय पार्टनर्स और फैमिली मेंबर्स, यूजुअली बिकॉज ऑफ जेंडर बेस्ड रीजंस ओनली। ओके, तो ये पर्टिकुलर है। तो हमें स्पेशल लॉस की रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज पेट्रियार्कल मोटिव्स होते हैं, कंट्रोल डोमिनेंस कोर्जन होता है, तो फेमिसाइड जो होता है वो अपने आप में एक अलग क्राइम होना डिजर्व करता है, सो दैट हम इस टाइप के जो पर्टिकुलर नॉर्म्स हैं उनको एक क्रिमिनल इंटेंशन उसमें जोड़ सकें। ठीक है, और ऐसा नहीं है पहली कंट्री है, मैक्सिको, चिली, ऐसे पहले से 2 कंट्रीज हैं जहां पे फेमिसाइड को रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, अब बिकॉज हम साइड्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के साइड का मतलब होता है किलिंग। तो एक आपने होमिसाइड सुना होगा, जैसे साइड, होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बाय अनदर, जैसे आपने कल्पेबल, होमिसाइड, मर्डर ये सब सुने होंगे। तो यहां पे साइड का मतलब होता है किलिंग, तो होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है, इन्फेंटिसाइड होता है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, जो इंडिया के अंदर में स्पेसिफिक क्राइम है। फीटिसाइड होता है किलिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए फीटस, जैसे कि हमारा जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है जो हमारे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से डील करता है, वो अगर आप उसमें सेक्स सिलेक्टिव फीटिसाइड कराते हो, फीटस को वहां पे किल कराते हो, डिस्ट्रक्ट कराते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको फीटिसाइड के लिए गिल्टी माना गया है। सिमिलरली आपने जीनोसाइड सुना होगा, यानी कि अगर मैं किसी के एथनिसिटी, रेस के बेसिस पे अगर मैं किसी को यहां पे टारगेटेड किलिंग कर रहा हूं, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा? जीनोसाइड हो जाएगा। और ऐसे ही मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड है, जहां पे आप मदर या फादर को किल कर रहे हो, तो वो सब मैट्रिसाइड या पैट्रिसाइड कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड्स होते हैं, ये कॉमन नॉलेज है, इंग्लिश के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ विल द नेक्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल बी चोजन। तो एंटोनियो गुटरस जो हैं आपके, जो एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कंट्री बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में। उनका जो टेन्योर है वो इस ईयर के एंड में आपका फिनिश हो जाएगा। हर पर्टिकुलर यूएन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका 5 ईयर का टेन्योर होता है। इनके 2 टेन्योर्स इन्होंने बैक टू बैक करे हैं, आज तक किसी ने भी इतने ज्यादा 2 से ज्यादा टेन्योर नहीं करे हैं। ओके, तो यहां पे अब नेक्स्ट जो पर्टिकुलर सेक्रेटरी जनरल है उनका यहां पे इलेक्शन किया जाएगा। एंटोनियो गुटरस इज आल्सो एलिजिबल टू कंटेस्ट अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, बट लेट्स सी कि अब क्या होता है। तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वहां से कोशिश ये करी जाती है रोटेशनल बेसिस पे करा जाए, और इस बार कहा जा रहा है कि पॉसिबली लैटिन अमेरिकन कंट्री से कोई आपका यहां पे सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा। ओके, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी हम समझ लेते हैं। तो अभी क्या है, यूएन मेंबर स्टेट, जितने भी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने नॉमिनेशन
सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में एक जॉइंट लेटर होता है बाय 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल एंड द 193 मेंबर जनरल असेंबली जो रेस को ओपन करता है। तो सबसे नॉमिनेशंस इनवाइट करे जाएंगे और फिर इन पर्टिकुलर नॉमिनेशंस के बेसिस पे वोटिंग करी जाएगी। ओके, तो एज यू कैन सी यहाँ पे पोजीशन, जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग रोटेट होती है। तो सबसे पहला स्टेज होता है सिक्योरिटी काउंसिल स्टेज। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आपके सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं, बट जो P5 होता है उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट कलर का होता है बिकॉज उसमें वीटो पावर है। तो सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन के अंदर में भी वीटो पावर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको आगे मूव करना है तो उसके लिए कोई भी P5 वोट आपका वीटो नहीं होना चाहिए, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हो। उसके बाद में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो आपका, अगर आपको 9 वोट्स या उससे ज्यादा मिले तो आपके नाम आगे फॉरवर्ड होते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनमें से जितनों को भी 9+ मेंबर्स ने दिया है और किसी ने भी वीटो नहीं कराए वो नेक्स्ट राउंड में मूव करते हैं। तो यानी कि यहां पे ऐसा नहीं कि यहां पे इलेक्शन हो गया, मान लो 5 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से 3 कैंडिडेट जो हैं जिनको 9 वोट्स इन फेवर मिले हैं और किसी ने भी वीटो नहीं कराए, बट लेट्स से 2 लोग हैं उनको या तो 9 से कम ने फेवर करा है या फिर उनको कोई वीटो हुआ है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो पर्टिकुलर आपका इलेक्शन होगा वो जनरल असेंबली में मूव होता है। वहां पे यूएन जनरल असेंबली वोट करता है फाइनली और ये बेसिकली आपका रबर स्टैंप हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो यूएन जनरल असेंबली ने जिसके फेवर में वोट कर दिया वो बेसिकली आपका यहाँ पे विनर डिसाइड हो जाएगा। अब जब आप अपॉइंट हो गए हो तो आप सेक्रेटरी जनरल बन जाओगे और आपके रोल और पावर क्या है, तो आपको चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बताया गया है। एक तरीके से जो कंपनी का सीईओ होता है सेक्रेटरी जनरल उसी तरीके से वर्क करता है। ऑल्दो हार्ड पावर यानी डिसीजन लेने की पावर लिमिटेड होती है। अगर इसको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो ये सेक्रेटरी जनरल जो होता है उसको वो पर्टिकुलर मैटर जो होता है वो रेफर करता है। ओके, और जेंडर वाइज क्यों इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज आज तक की यूएन की हिस्ट्री में कोई भी विमेन सेक्रेटरी जनरल आज तक अपॉइंट नहीं हुआ है एंड दिस टाइम द यूएन जनरल असेंबली हैज रिक्वेस्टेड द स्टेट कि हर कोई जो है वो विमेन पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, विमेन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं, उनको नॉमिनेट करे सो दैट इस बार हमारे एक विमेन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जा सके। एक और न्यूज देख लेते हैं। तो यहां पे भारत एनकैप 2.0 जो है वो आपके नेक्स्ट ईयर से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनकैप क्या होता है इनको समझ लेते हैं। तो अगर आप कार इंथुजियास्ट हो तो आपको पता होगा कि आपकी जो भी कार्स अब इंडिया में अवेलेबल होती हैं उनको एक क्रैश टेस्ट होता है, उसको पास करना होता है जिसको हम एनकैप बोलते हैं। भारत एनकैप क्या है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो ये एक क्रैश सेफ्टी परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जो हर पर्टिकुलर कार को देना होता है। तो इसका जो ओरिजिनल वर्जन है 1.0 कह लीजिए वो 23 में आया था, जो अब आपका हर पर्टिकुलर कार को फुलफिल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कार असेसमेंट प्रोग्राम। जो आपकी सेफ्टी रेटिंग है, क्रैश रेटिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक 1 to 5 स्टार की रेटिंग्स मिलती है जो आपकी क्रैश वर्थिनेस शो करता है। जितना हायर स्टार रेटिंग मिलेगा उतनी अच्छी आपकी कार होगी। ओके, इसको बेसिकली यहां पे इंप्लीमेंट कौन करता है, तो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है CIRT पुणे के अंदर में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे, जो इस पर्टिकुलर रेटिंग्स को इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करंटली आपका एनकैप होता है जो सितंबर 30, 2027 तक होगा। उसके बाद में एनकैप 2.0 कंपलसरी हो जाएगा, बट एनकैप 2.0 का ड्राफ्ट यहां पे रिलीज कर दिया गया है सो दैट अगर यहां पे कंपनीज प्लान कर रही हैं आगे के पर्टिकुलर मॉडल्स को प्रोड्यूस करने का, उनको डिजाइन करने का, तो वो एनकैप 2.0 को बेसिस बना के अपनी कार्स को डिजाइन कर सकते हैं। करंटली ये प्रोग्राम वॉलंटरी है बट मैन्युफैक्चरर इसको मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता है। फ्यूचर में ये जो पर्टिकुलर होगा इसको आपका कंपलसरी भी कर दिया जाएगा। ओके, स्कोप क्या क्या है, भारत एनकैप में क्या क्या चेक किया जाता है, तो जो एडल्ट ऑक्यूपेंट है उसको किस लेवल का प्रोटेक्शन है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट को किस लेवल का प्रोटेक्शन है, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए क्या क्या है। ओके, क्रैश टेस्ट किए जाते हैं जिसमें 64 किलोमीटर पर आवर का फ्रंटल इंपैक्ट से देखा जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर से साइड इंपैक्ट चेक किया जाता है और 29 किलोमीटर पर आवर से ऑब्लिक साइड इंपैक्ट एक पर्टिकुलर एंगल से देखा जाता है। और इस बेसिस पे कार को 3 डायरेक्शन से क्रैश टेस्ट किया जाता है जिससे आपका एक स्टार रेटिंग मिलता है
मिलता है, कितना एडल्ट, चाइल्ड और एक जनरल सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 1 to 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या है, 25 का जो ड्राफ्ट आया उसके अंदर में क्योंकि अगर हम न्यूज देखते हैं तो ये व्हीकल और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को कैसे करेगा, तो उसके लिए भी क्या है, कुछ पर्टिकुलर इसमें नए नॉर्म्स ऐड करेंगे। जैसे एक है वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन विच बेसिकली मींस पेडेस्ट्रियन, तो यहाँ पे आपके 25 ड्राफ्ट में करा गया है और 20% वेटेज जो है ओवरऑल रेटिंग्स में इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को, वल्नरेबल रोड यूजेस को भी यहाँ पे दिया गया है। तो पेडेस्ट्रियन है, चाइल्ड है, एडल्ट है रोड यूजर्स पे और मोटरसाइकिलिस्ट है, उसको लेके आपकी जो कार में कोई सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं है, वो किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकती है, उसको लेकर भी यहां पे ये पर्टिकुलर रेटिंग्स को ऐड किया गया है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके जो पेडिस्ट्रियंस हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनको भी यहां पे प्रोटेक्शन मिल पाएगा अगर कंपनीज एनकेप 2.0 को उसकी जो लेटर ऑफ स्पिरिट है उसमें फॉलो करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। आई होप ये इनिशिएटिव आपको यूजफुल लगता होगा, तो प्लीज कंटिन्यू करते रहना। स्पेसिफिकली जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यू वुड सी कि बहुत सारी जो न्यूज हैं आपके जो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, नॉट जस्ट इन जीके बट इंग्लिश और रीजनिंग में भी आपको हेल्प करेगी। तो कीप रीडिंग योर न्यूज़पेपर एंड कीप वॉचिंग दिस न्यूज एनालिसिस डेली। ओके, विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।